करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं कॉम्प्रीहेंशन 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपको डेफिनेशन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब के बारे में। अब लिखा है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पाथ y इक्वल टू 4x स्क्वायर। y इक्वल टू 4x स्क्वायर हम जानते हैं पैराबोला होता है। लेट्स से ये रहा y बराबर क्या लिखा जा सकता है 4x स्क्वायर करके। अब मुझे पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 पोजीशन से x इक्वल टू 2 तक यहां से यहां जाते वक्त कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आएगा, x1 रख दे तो y का वैल्यू आया 4। वैसे x की वैल्यू 2 रखा जाए तो 2 रखता हूं तो 4 इंटू 4 इज 16। तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहां से यहां तक का है ना शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज इस स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन। मतलब मैं बोल सकता हूं a से b डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका रूट अंडर y2 माइनस y1 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 1 का ये 1 क्या आ गया होल स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं 16 माइनस 4 इज 12 का स्क्वायर एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 145। तो रूट अंडर 145 नियरली बोला गया है। नियरली मतलब ये जो आंसर होगा ये लगभग 12 के थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो पहला पूछा है डिस्टेंस और दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट जो सेकेंड पार्ट में पूछा है वो मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब बात हो रही है डिस्टेंस की, तो मैं ये देख सकता हूं डिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा सा इससे ज्यादा ही होना है, 12 से ज्यादा। अब रूट अंडर 150 इसको हम मैथमेटिकली लेट्स से ऑप्शन वाइज तो हमें समझ आ गया। ऑप्शन वाइज यहाँ पे आंसर आपका ए होगा, रूट अंडर 150 होगा। अब आते हैं बात करने इसका लेट्स से डिस्टेंस निकालने की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, इस एक्चुअल पाथ लेंथ का वैल्यू निकालना होगा। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट जब गए होंगे इस पाथ के अलोंग दिस पैराबोला तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ होगा। 4 ऑप्शन में मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट 12, तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं ए। वो डिस्टेंस हम नहीं निकालने जा सकते, उसके लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है इस ए से बी निकालने का। तो हम बस ये बोल सकते हैं ऑप्शन वाइज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ऑब्जेक्टिवली सोचना होगा। तो ऑब्जेक्टिवली हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे आप वो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। एलिमिनेशन अप्रोच से आप बस बोल सकते हो कि बेस्ट आंसर जो होगा अपना ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रीहेंशन 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने। चलिए कॉम्प्रीहेंशन 2 आते हैं तो उसका पार्ट 2 पे पूछते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन 2 का पार्ट 2 में हमें करना क्या है, ये हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये रहा ग्राफ, कुछ इस तरह से बोल रखा है ग्राफ में। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हुए हमें करना क्या है, यहाँ पे इसका पार्ट 2 में बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। बेस्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस में अगर बोलूं दिस इज 10, यहाँ पे 20, दिस इज 30, फिर ये आपका ना ये वाला जो है दिस इज 30, दिस इज योर 20 ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को। फिर ये हो जाएगा हमारा 50, ये पार्ट होने चला गया आपका 70, ये हम बोल सकते हैं दिस इज 4 एंड दिस इज योर 8 करके। अब हम जानते हैं यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं मार्क आउट कर दूं, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये पॉइंट क्या है, ई है। तो यहाँ पे ओ से ए हो जाए या बी से सी हो जाए तो आपका ग्राफ एक लीनियर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा ग्राफ है, लीनियर है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वी डी टी करते हुए दैट इज टी स्क्वायर। मतलब जहां जहां लीनियर रिलेशनशिप आएगा वहां पे है ना पॉजिटिव स्लोप है,
लेट्स से O से A हो गया या B से C हो गया या D से E हो गया, आपका कर्व शेप होगा ओपनिंग अपवर्ड्स। तो हम ये पूरा बोल सकते हैं फॉर O to A बोल दिया जाए, या फिर आप B से C बोल दो, या फिर आप D से E बोल दो। इन सभी केसेस में ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अब चार ऑप्शन अगर मैं देखने जाऊं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, तो चार ऑप्शंस में से पहले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत ना, क्योंकि वहां पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आ रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज O से A मतलब क्या हो जाएगा? 0 से 10 सेकेंड। नेक्स्ट B से C मतलब 20 से 30 सेकेंड। एंड नेक्स्ट आपका 60 से लेके 70 सेकेंड के बीच में, इन सभी टाइम के करस्पॉन्डिंग हमें पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स मिलेगा। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं लेट्स से 60 से 7 ना, आप 60 से 70 सभी केसेस में बाकी आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, और 20 से 30 भी देखा जाए आपका सभी केस में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स आ रहा है। अब आते हैं ए से बी केस में। तो ए से बी में वेलोसिटी एक कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊं ए से बी के केस में अगर बोलूं, तो ए से बी में मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। v बराबर एस बाई टी। एस बाई टी कॉन्स्टेंट है, मतलब एस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अपना टी के। एस टी के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में ग्राफ लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो वो तो सभी में दिख ही रहा है, 10 से 20 लगभग सभी में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे ये गिवन है, car is moving on a straight road, velocity of car varies with initially at t equal to 0, car was at x equal to 0। तो t इक्वल टू 0 पे कार x इक्वल टू 0 पे है, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, क्योंकि वहां देखोगे t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है। अब या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब उसको कैसे देखेंगे? उसको देखेंगे 30 से 60 टाइम को देखते हुए। 30 से लेके 60 टाइम के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ से 30 से 60 मतलब सी से डी वाले पाथ के हिसाब से बात करूंगा, तो ये टाइम है मेरा 30 से लेके 60 तक का। अब इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि आपका वेलोसिटी जो है वो माइनस टी के प्रोपोर्शनल है। वी टी का ग्राफ नेगेटिव स्लोप, y प्रोपोर्शनल एक्स है पर नेगेटिव स्लोप कहा जा सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट माइनस टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ पैराबोला है, पर क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है, इसीलिए कहा जा सकता है ये जो पैराबोला होगा ये डाउनवर्ड्स की तरफ खुलेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो 30 से 60 में डाउनवर्ड पैराबोला मुझे बस ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे एलिमिनेशन अप्रोच से आप बात करोगे तो बेस्ट आंसर ना, आपको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखना था कि पैराबोला कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कहां से कहां होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स किस केस में होगा। तो चार ऑप्शन में अगर मैं बोलूं तो बस यहां से देखा, यहाँ नेगेटिव स्लोप था सी से डी में, तो नेगेटिव स्लोप था मतलब y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, v मतलब s बाई टी, तो s आ गया माइनस टी स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला, और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब नीचे की तरफ खुलते हुए। तो या तो ऑप्शन ए होता या बी होता। अब ऑप्शन ए में t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ था, एक 0 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कुछ पोजीशन दे रखा है, देखो ए गलत हो गया, तो आंसर आ गया मेरा बी। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन 2 का आंसर 2, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पे बात करने, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इस लेट्स से इक्वेशन है इसके प्रोजेक्टाइल की ना, इसका ट्रेजेक्टरी मतलब एक्स और वाई जो पाथ है उसके बीच कुछ इस टाइप से ना रिलेशन है। पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो कर्व पाथ होगा, इस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। तो जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जिस कर्व का पार्ट है उस कर्व का रेडियस पूछा जाए तो सिंपली क्या करना होता है, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे विच इज u cos थीटा, उस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा लेट्स से g, जो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं 90,
ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगी। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ना, क्योंकि यहाँ कर्वेचर मतलब इस कर्व को कंप्लीट करते हुए, तो जो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन जो आपका है उसको बराबर कर दो v²/r ना। जो वेलोसिटी है और जो लेट्स से एक्सेलरेशन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हुए, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करके आप निकालोगे उसका v²/r करते हुए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ बना हुआ है g। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है मेरे पास u² cos² थीटा हो गया, u cos थीटा का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे r की वैल्यू बन के आ गई इज इक्वल टू u² cos² थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास बन जाएगा आपका g करके। अब ये हमें पता करना है u कितना है, थीटा कितना है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि लेट्स से ना थीटा, इसके कॉम्प्रिहेंशन 3 का फर्स्ट जब आपने सॉल्व किया होगा, कॉम्प्रिहेंशन 3 का फर्स्ट, तो आंसर आया है बी करके, दैट इज आपका थीटा हो गया लेट्स से 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो आया लेट्स से 60 डिग्री आया निकल के, तो थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास 60। अब मैं यहाँ पे इसे कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। तो g बाय ना, इससे कंपेयर किया जाए y इक्वल टू x tan थीटा माइनस मेरा gx² डिवाइडेड बाय 2u² cos² थीटा। प्रोजेक्टाइल का लेट्स से क्या कहा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो tan थीटा आया √3, tan थीटा की वैल्यू √3, इसका मतलब थीटा तो हो गया 60 डिग्री, तो थीटा यहाँ 60 डिग्री रख देते हैं, तो cos 60 निकल के आ गया 1/2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू है 10। अब मुझे निकालना है u कहां से आएगा, x² का कोफिशिएंट g/2u² cos² थीटा कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 को कंपेयर किया g डिवाइडेड बाय, लिखा जा सकता है 2u² cos² थीटा। तो यहां से हमारे पास सीधा u² cos² थीटा की वैल्यू आई गई निकल के, इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, g डिवाइडेड बाय 4। यह आया मेरा सिंपली लेट्स से कहा जा सकता है आपका पूरा का पूरा g है ना, u² cos² थीटा दैट इज न्यूमरेटर वाला पार्ट, g/4 दैट इज 10/4, दैट इज 10 से 10 कैंसिल, 1/4 मीटर करके, 1/4 मीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, उस नेट वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ उस सर्कल को कंप्लीट करोगे, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन आएगा ना, वेलोसिटी को रिजॉल्व नहीं करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर एक्सीलरेशन जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता यहाँ पे जो g है और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो आपको क्या करना होता है, इस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर निकाल के और उसको v²/r करते a को है ना, v को रिजॉल्व नहीं करना होता है, g को रिजॉल्व करना होता है। और सेंटर की तरफ जब लगने वाला नेट एक्सीलरेशन को v²/r करोगे, वहां से जो r निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा था स्पीड, रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना था, और हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी g लग रहा था, तो g इज इक्वल टू u² cos² थीटा बाय r कर दिया जाए, तो r निकल के आ गया u² cos² थीटा बाय g। अब u cos थीटा कहां से आएगा, इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से प्रोजेक्टाइल की, तो यहाँ पे g/2u² cos² थीटा सीधा 2 से कंपेयर करके u² cos² थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, वहां से निकल के आ गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो ये है डी आंसर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। 4 पे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन रेंज ऑफ अ बॉल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड। मतलब जो प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए u स्पीड से एंगल थीटा पे है ना, उसने क्या किया, अलग अलग लॉन्च स्पीड रखी, उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग रेंज आया, पर ये जो थीटा था वो सेम रखा उसने। अब ये लिखा है कि यहाँ पे इन ईच ट्रायल स्टूडेंट यूजेस सेम बेसबॉल एंड लॉन्चेस इट एट सेम एंगल
टेबल शोज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट आपको दिया हुआ है ना, स्पीड अगर लेट्स से और रेंज के देखते हुए, जैसे स्पीड अगर 10 थी तो रेंज था 8, अब लिखा हुआ है स्पीड अगर 20 हो गई, रेंज हो गया 31.8, लगभग 4 टाइम्स ना, यहाँ पे स्पीड डबल किया, आपका रेंज लगभग डबल हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया, उसी तरह से 3 टाइम्स किया 10 से 30, तो यहाँ पे 70.7 होनी चलेगी। दैट इज लगभग हम कह सकते हैं 3 टाइम्स करने पे ये 9 टाइम्स के पास हो गई, 9 8 जा 72 ना। और उसी तरह से 40 किया, मतलब 20 से 40 डबल, तो यहाँ पे आपकी 4 टाइम्स होनी चलेगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो रेंज है, उसने हाइपोथेसाइज किया जो रेंज है वो वेलोसिटी के लेट्स से पावर n पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से हम देख रहे हैं डबल करने पे लगभग 4 टाइम्स हो गई, तो नियरेस्ट ऑप्शन है ना, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट डेटा, n की वैल्यू, बेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 2 ना। जैसे 20 से 40 डबल करोगे तो 4 टाइम्स, 30 into 4 जा 120, एग्जैक्ट यहाँ नहीं आया क्योंकि g की वैल्यू 9.8, वो c जो है वो कांस्टेंट, वो डिसाइड करेगा। तो 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ना, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 का मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया अपना 2 करके ना, दैट इज n बराबर 2 करके हम बोल सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर निकल के आया मेरे पास C। तो पहले का तो आंसर हो गया सीधा सीधा C। नेक्स्ट है द स्टूडेंट स्पेक्यूलेट्स, इसका लेट्स से हम बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं ना। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट का, अब आते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन 4 का सेकेंड क्वेश्चन पे बात करने। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया निकल के C। अब आते हैं सेकेंड की बात करते हैं। स्टूडेंट स्पेक्यूलेट्स दैट द कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच द बॉल वाज लॉन्च्ड ना। ये जो C है मेरा रिलेशन में, ये C अब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिखा है द बॉल्स मास, द बॉल्स डायमीटर, इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस देन C एक्चुअली डिपेंड्स ऑन। तो हम क्या जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में आप जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जानते हैं g। तो यहाँ से हम देख रहे हैं u स्क्वायर मतलब ये तो हो गया v नॉट का पावर n वाला रिलेशन, और ये जो c है वो मेरे पास कंपैरेटिवली देखा जाए, प्रोजेक्टाइल हम पढ़ चुके हैं, तो ये निकल के आया साइन 2 थीटा बाय g। अब इस डेटा से ना, यहाँ से जो c है यहाँ पे हम बोल सकते हैं थीटा तो चेंज किया ही नहीं है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट कर लेगा कि यहाँ पे आपका जो c है किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और g जो है वो भी क्या है अपना कांस्टेंट है। तो सभी केसेस में c लगभग सेम आया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एंगल एट विच द बॉल वाज लॉन्च्ड, एक एंगल पे करेगा। नेक्स्ट है बॉल के मास के इंडिपेंडेंट है, उस पे नहीं कर रहा है, बॉल के डायमीटर के भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, मतलब उस पे बस ये g लगे, देन एक्चुअली c डिपेंड्स ऑन, हम बोल सकते हैं ओनली एंड ओनली ऑन द एंगल थीटा, दैट इज वन ओनली करते हुए उसके मास पे, उसके डायमीटर से उसे कोई लेना देना नहीं। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा मेरा A, दैट्स इट है ना। आपको इसको एक्सपेरिमेंटली समझना है वो कह क्या रहा है। नेक्स्ट आते हैं, स्टूडेंट परफॉर्म्स अनदर ट्रायल इन विच द बॉल वाज लॉन्च्ड एट 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स रेंज इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे बोला गया अगर मैंने स्पीड क्या कर दिया, 5 कर दिया, मतलब स्पीड आधा कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूं इसका थर्ड पार्ट में अगर स्पीड जो v थी उससे अगर आधी हो गई तो उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, मतलब रेंज 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। मतलब पहले जो 8 था 8 से कुछ कम हो गया, 8/4 दैट इज 2, अब 2 से एग्जैक्ट है ना, 2 तो आएगा नहीं, 2 से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 2 से थोड़ा कम होना चाहिए था। तो बेस्ट आंसर क्या हो गया अपना, लेट्स से बी हो गया। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो रिलेशन में एक्सपेरिमेंटली आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डबल कर रहे हो तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो मैं आधा करूंगा तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। बस इसी डेटा को देख के आपको कंपेयर करना था यहाँ पे कि कौन किस से कैसे रिलेटेड है। ये है कॉम्प्रिहेंशन 4, यहाँ तक। कॉम्प्रिहेंशन 5 पे बात करने, सेटअप कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कैनन है ना से एक आदमी को लेट से फेंका जा रहा है एक सर्कस में
विद लेट्स से सम स्पीड, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला, और यहां बोला है ये कैनन जो है इतना फोर्स लगाता है 10,000 न्यूटन फॉर टाइम 0.24 सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है 45 डिग्री पे फेंका गया है, और लेट्स से ये इस आदमी है ना, जो ये जोकर है, वो इस हुप के थ्रू यहाँ पे एक सेफ्टी नेट है जहाँ पे ये आदमी लैंड करता है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर नीचे है, बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, मुझे ग्राफ है y कंपोनेंट है ना, इस पॉइंट पे y कंपोनेंट किसी भी लेट्स से टाइम पे इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट वर्सेस टाइम का अलग अलग मासेस के लिए 40 kg, 60 kg, 80 kg का मास होता, तो 21 ये y कंपोनेंट है वेलोसिटी का। अब यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स पूछे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताइए कि if the angle the cannon moves with the horizontal is increased from 45, the hoop will have to be। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि आपका अगर यहां पे अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फेंका गया तो उसी हाइट तक पहुंचने के लिए आप यहां क्या कहोगे है ना, अगर वहीं तक, क्योंकि यहां पे हम कह सकते हैं एंगल अगर बढ़ जाएगा तो हाइट भी बढ़ जाएगा, यहां पे जो मैक्सिमम हाइट है, हाइट बढ़ गया मतलब इस हुप को हमें थोड़ा सा ऊपर रेस करना होगा पहली चीज, और इसको पास लाना होगा, क्योंकि अब रेस कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं अब हुप कहीं यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे पास भी आना होगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया मूव्ड क्लोजर टू द कैनन एंड रेस्ड, तो इसका आंसर हो गया मेरा डी करके। सिंपल सा चीज है, अगर एंगल बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, रेंज घटेगा, और आपका क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है हम जानते हैं, अब एंगल अगर बढ़ाए तो मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा, मैक्सिमम हाइट बढ़ेगा तो इस हुप जहां से पास कर रहा था वो हुप को भी मुझे रेस करना पड़ेगा और पास लाना होगा। तो इसका तो सीधा ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इफ द क्लाउन्स मास इज 80 kg, व्हाट इनिशियल वेलोसिटी v0 will he have as he leaves the cannon। तो 80 kg के करस्पॉन्डिंग t इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट है वेलोसिटी का 21, तो t इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल y कंपोनेंट वेलोसिटी जो यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू u sin 45। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ना, ये u sin 45 अगर देखा जाए 21, तो उसकी नेट वेलोसिटी पूछी है। यहाँ पे जिस वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया होगा वो नेट वेलोसिटी हमसे पूछा गया है v0 करके, तो इस v0 को कहा जा रहा है u करके, तो वो u कहूं या v0 कहूं, जिससे यहाँ कैनन बॉल से फेंका गया वो v0 हमें निकालना है। दिस इज 21, यहाँ पे मैं v0 की वैल्यू लिख सकता हूं बराबर 21√2। अब 21 इंटू √2 किया जाए तो ये वैल्यू लगभग मेरी निकल के आती है 30 के पास में, √2 की वैल्यू होती है 1.4, दिस इज 84, दिस इज 21, दिस इज 29.4 विच इज अप्रोक्सीमेटली हमारा 30। नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट कौन सा आंसर है ना, तो नियरेस्ट के हिसाब से बोले तो इसका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट प्लॉटेड इन फिगर 2। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज दिस स्लोप रिप्रेजेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट की स्लोप हो जाती है dy बाई dx, dy बाई dx मतलब dvy डिवाइडेड बाई dt। और यहां देख रहे हैं ये जो सारी लाइंस है ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं स्लोप नेगेटिव आएगा, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा g होता है इस पूरे प्रोजेक्टाइल में, तो ये इसका स्लोप, लाइन का स्लोप मुझे क्या देगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज g, तो -g, तो इसका आंसर निकल के आ गया सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ग्राफ से हमें देखना था बस कि इसका y डायरेक्शन में है ना जो वेलोसिटी है, तो स्लोप अगर बोलूं तो dy बाई dx, dvy बाई dt, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, इस y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज g, और यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ग्राफ, तो देयरफॉर आपका स्लोप नेगेटिव g करके आ गया। ये था ऑप्शन नंबर 3 तक, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 और नंबर 4 फ्रॉम फिगर 2। ये रहा फिगर 2,
approximately how much time will it take for the clown with a mass of 60 kg to reach safely, है ना, सेफ्टी नेट लोकेटेड 10 मीटर बिलो द हाइट ऑफ द कैनन। यहां तक पहुंचना है इसको, तो कितना टाइम लगा ये हम पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आपकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल जब यहाँ पे लैंड करेगा तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर हम पता कर लेते हैं तो इस ग्राफ से हम वो टाइम पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर है ना 4 की बात करें तो Vy इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस क्या लिखा जा सकता है 2ay इंटू SY। तो यहाँ पे y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी हम पता करना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ना फॉर 60 kg मैन, 60 kg मैन के लिए y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इज +28, फिर y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -10 और y डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट हो गया -10 करके। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 28 का स्क्वायर करता हूँ तो 28 इंटू 28 8 8 64 6 फिर 16 22 दिस इज 56 4 8 एंड 7 784 प्लस यहाँ पे आ गया 200 विच इज 984। दिस इज वाई डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी निकल के आया रूट अंडर 984। 984 का स्क्वायर रूट अगर मैं बोलूं लगभग मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 3 6 यहाँ पे आया 84। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लगभग 1 के पास में ना, तो 31 के आसपास में होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 31 के कहीं आसपास समथिंग होगा ना। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया जाए कि 31 y डायरेक्शन की और ये माइनस में आएगी मेरे पास ना, प्लस माइनस दोनों। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब वेलोसिटी लैंड करेगी फाइनली तो वेलोसिटी -y एक्सिस में -31 पॉइंट समथिंग। तो इस ग्राफ से अगर मैं दिखाऊं आपको इस 60 kg वाले ग्राफ के लिए अगर बोले तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0 हुई हाईएस्ट पॉइंट पे वो टाइम 60 kg मैन के लिए तो 2.8 आ गया। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 2.8 हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर यहाँ से यहाँ 2.8, तो टोटल 5.6 से तो ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब 5.6 से ज्यादा या तो 5.9, 6.4 या 7.2 इन तीन में हो सकता था। तो इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी 28 और फाइनली y डायरेक्शन की वेलोसिटी कही जा रही है आपकी -31। अब वो टाइम निकालना है, ये टाइम कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं स्लोप बराबर कर दिया जाए दोनों का, लेट्स से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये मेरे tan थीटा अगर मैं कंपेयर करने जाऊं, यहाँ पे tan थीटा यहाँ दिख रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 2.8। और उसी तरह से इस ट्राइंगल में tan थीटा बोला जाए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया अपना 31 ना, ये रहा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोलूं तो ये t है, ये 2.8 है, दिस इज t माइनस 2.8। तो इस ट्राइंगल से tan थीटा आप लिख सकते हो 31 डिवाइडेड बाय t माइनस 2.8 करके। तो ये 10 हो गया, 10 है ना, और यहाँ गया तो दिस इज 3.1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दिस इज t माइनस 2.8। इस 2.8 को आप राइट साइड ले जाते हो तो यहाँ पे आ गया t इक्वल टू 2.8 प्लस 3.1 विच इज इक्वल टू 5.9 सेकेंड्स करके। तो मुझसे पूछा था आपका ना कितना टाइम में ग्राउंड पे लैंड करेगा। तो हमने पहला पार्ट क्या किया, Vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy से 60 kg मैन का इनिशियल y डायरेक्शन का वेलोसिटी पता था, y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पता था। तो हमारी y डायरेक्शन के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी आ गई ना, ये वेलोसिटी आ गई, मतलब हमें पता चल गया -31 इज फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल से, इस 60 kg वाला लाइन से हम पता कर सकते हैं कि ये जो है ग्राफ से कि ये 31 कितने समय में हो गया होगा। स्लोप बराबर कर दो tan थीटा p बाई बी, वैसे p बाई बी करके यहाँ से मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा 5.9 सेकेंड। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन 5 का पार्ट 4 का सॉल्यूशन। पार्ट 5 पे इफ मास ऑफ द क्लाउन डबल्स हिज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mv0 स्क्वायर बाई 2। तो हम देख रहे हैं 40 kg से 80 kg है ना, जो इनिशियल y कंपोनेंट वेलोसिटी है वो 42 से 21 हो गई। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मास अगर मेरा डबल हो गया
ना, 40 से 80 हो गया, तो y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है v नॉट वो अपनी आधी हो गई। तो हमसे पूछा है जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से ना, वो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर k नॉट कहा जाए हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी k डैश कितनी हो जाएगी। तो मास तो हमारे पास 2m बोला गया और जो स्पीड है वो मेरी हो गई हाफ वी नॉट बाई 2। ग्राफ से दिख रहा है बस सीधा सीधा ना, 40 kg से 80 kg मास हुआ, स्पीड 42 से 21 जस्ट आधी हो गई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज आपका 2 से 2 कैंसल, ये बन गया m, दिस इज वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो हाफ थेम वी नॉट स्क्वायर थी उसका आपका काइनेटिक एनर्जी बाई 2 हो गया ना, ये k नॉट थी तो k नॉट बाई 2 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आधी होनी चलेगी। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ गया, बी करके कहा जा सकता है। तो यहाँ पूछा है बी रिड्यूस टू हाफ, कि अगर मास डबल हो जाए तो वेलोसिटी आधी मतलब काइनेटिक एनर्जी निकल के आया मेरा भी हाफ हो जाएगा। ये था पार्ट 5, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 6 पार्ट, इफ अ क्लाउन होल्ड्स ऑन टू हुप इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट, व्हाट इज पोजीशन ऑफ द केबल सो दैट ही डज नॉट हिट हिज हेड ऑन द सीलिंग एज ही स्विंग्स अपवर्ड। तो यहाँ बोला है ये लेट्स से जो स्पीड v नॉट से आपने इसे प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे पूछा है कि ये हुप पे ही जाके अगर लटक जाता है तो ये हुप को यहाँ से कितना पोजीशन पे रखना हो ताकि ये अपना सर ना बिठा ले। तो हम बोल सकते हैं यहाँ तक पहुँचने का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल 0 कर दोगे और इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v नॉट आपकी v नॉट साइन 45 बनी हुई है। तो फिर से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की इक्वेशन लगाई जाए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हम बोल सकते हैं 0, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की v नॉट का साइन 45 होल स्क्वायर, y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन अगर बात की जाए यहाँ पे माइनस g और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस h। इसको राइट साइड लेके आ जाओ, दिस इज 2gh, दिस इज v नॉट स्क्वायर साइन 45 1/√2, इसका स्क्वायर इज 1/2। यहाँ से मेरे पास h वो हाइट पूछा है, ये निकल के आ गया v नॉट स्क्वायर 2 इंटू 2 इज 4g। तो v नॉट स्क्वायर बाय 4g, यहाँ से मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो 6 का आंसर निकल के आता है अपना डी करके। ये था कॉम्प्रिहेंशन 5, यहाँ तक।